गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि ऑल आर वेरी गुड एट होम एंड डूइंग योर स्टडी properly, regularly. So students, today we will discuss about next topics. Firstly, we will discuss example 17 in your book. I have written statement here. See, number of students in classes 11 and 12 in 3 streams, science, commerce and humanities, are stored in 2 series objects C11 and C12 respectively. Write code to find total number of students in class 11 and 12 stream wise. Now you have given this question and according to this question you have to perform vectorized operation. वेक्टराइज ऑपरेशन आपको परफॉर्म करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, C11 और C12 जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर दीज स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। सबसे पहले आप क्या करेंगे, C11 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में, और फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे C12। इसमें भी आप साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एंट्री करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा जो होगा वो स्टूडेंट की एंट्रीज से रिलेटेड होगा और इंडेक्स पार्ट में आप ये स्ट्रीम्स मेंशन करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से स्पाइडर में पहले से इसकी एंट्री करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए C11 इज इक्वल टू pd.series। डेटा में मैंने अपनी तरफ से डेटा वैल्यूज ली हैं। इसमें जो डेटा वैल्यूज हैं 30, 40, 50 मीन्स जो मैंने डेटा लिया है साइंस के लिए वो 30 लिया है, कॉमर्स के लिए 40 स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं और ह्यूमैनिटीज के लिए मैंने 50 स्टूडेंट्स को स्टोर किया है। उसके बाद मैंने C12 लिया ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे साइंस के लिए मैंने 37 स्टूडेंट्स लिए हैं, कॉमर्स के लिए मैंने 44 स्टूडेंट्स लिए हैं और ह्यूमैनिटीज के लिए मैंने 45 स्टूडेंट्स को स्टोर किया है। अब मैंने क्या किया, मैंने इंटरएक्टिव मोड में ही ये सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है। इसके बाद देखिए प्रिंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया है। अगर आप इसको प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, अगर आप इस स्क्रिप्ट मोड में एक प्रोग्राम बनाते हैं तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, बट मैंने इनको इंडिविजुअली इंटरएक्टिव मोड में एग्जीक्यूट किया है। तो अब देखिए आपने क्या किया, प्रिंट C11 प्लस 12, आपने ये वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म की है दोनों ऑब्जेक्ट्स पे। C11 भी सीरीज ऑब्जेक्ट था और C12 भी सीरीज ऑब्जेक्ट था। तो जैसे ही आपने वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म की, दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने ऐड किया, क्योंकि दोनों के इंडेक्स सेम थे, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सीक्वेंस भी दोनों की सेम थी, तो अकॉर्डिंगली अब पाइथन ने क्या रिटर्न किया, पहले साइंस इंडेक्स जो C11 और 12 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनको ऐड करके यहाँ शो किया है। देखिए साइंस में 30 और 37 को ऐड करेंगे तो 67 रिटर्न करेगा। इसी तरह से कॉमर्स और फिर ह्यूमैनिटीज को इसने रिटर्न किया और यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन भी यही था। देखिए फिर दोबारा आप अपना क्वेश्चन कि कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपको कोड लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11, 12 में जो स्ट्रीम वाइज स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोड यहाँ पे क्रिएट करना था। तो ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको गिवन है, इनको आपको खुद ही करना है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 18, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। बहुत इजी एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिल्टरिंग एंट्रीज। हम एंट्रीज को फिल्टर कैसे करें, मीन्स अगर आपको कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज एक पर्टिकुलर सीरीज से फाइंड आउट करनी है और उनको डिस्प्ले करना है तो कैसे उनको डिस्प्ले करें, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। C11 मैंने जो सीरीज ऑब्जेक्ट यूज किया था उसके साथ मैंने डायरेक्ट एक रिलेशनल ऑपरेटर के साथ मैंने वैल्यू प्रोवाइड की। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये भी वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म होने वाली है हमारे C11 ऑब्जेक्ट पे।
यहाँ क्या होने वाला है, C11 में जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ये जो रिलेशनल ऑपरेशन है ग्रेटर देन 80, इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ये कंपेयर करेगा। फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 80, अगर वो ग्रेटर देन 80 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर नेक्स्ट को ट्रावर्स करेगा, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 देन विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। फिर नेक्स्ट को ट्रावर्स करेगा, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। तो इस तरह से ये 1 बाय 1 करके सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रावर्स करेगा और फॉल्स या ट्रू वैल्यू अकॉर्डिंगली रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि ये इसके अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स रिटर्न ना करे, बल्कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को उसके इंडेक्स के साथ रिटर्न करे, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, यही जो मैंने रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म की है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ देखिए मैंने रिलेशनल ऑपरेशन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है, तो इसके बजाय आप सिंटेक्स को थोड़ा सा मोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह से लिस्ट के अंदर ये जो आपने यहाँ ब्रैकेट यूज की हैं, इसके अंदर आप उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यहां पुट करेंगे। अब देखिए C11 में क्या करेंगे, C11 ग्रेटर देन 40, यहां से अब वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर भी करेगा, साथ में अगर कहीं वैल्यू ट्रू मिलती है तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने के बजाय उस पर्टिकुलर एंट्रीज को विद इट्स इंडेक्स इट विल डिस्प्ले। तो देखिए C11 मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करके दिखाया है, तो C11 में ग्रेटर देन 40 वैल्यू जो है सिर्फ ह्यूमैनिटीज, यहाँ ह्यूमैनिटीज के केस में है। ह्यूमैनिटीज जो इंडेक्स मैंने दिया था उसमें उसकी जो डेटा आइटम है वो 50 है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 40, इस केस में यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ इसने क्या किया, ह्यूमैनिटीज को 50 के साथ रिटर्न कर दिया। तो ये है फिल्टरिंग एंट्रीज। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप इसको इनसाइड द ब्रैकेट्स, अगर आप सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपको इनको इन ब्रैकेट्स के साथ यूज करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस को, देन विल रिटर्न अकॉर्डिंगली वैल्यूज विद देयर इंडेक्सेस। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सीरीज का। अब उससे पहले बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले आपको 2 एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल 19 और एग्जांपल 20, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। तो अब बताती हूँ सॉर्टिंग सीरीज वैल्यूज। अब सीरीज वैल्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करना है देखिए ध्यान से, अभी बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ C11 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब C11 ऑब्जेक्ट में मैं डेटा को अकॉर्डिंग टू इंडेक्स और अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, जिसके अकॉर्डिंग मैं चाहूं उसके अकॉर्डिंग मैं सॉर्टिंग अप्लाई कर सकती हूँ। अब देखिए मैंने सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करनी है। सपोज मैंने यहाँ लिया C11, तो मुझे एक फंक्शन इसका यूज करना पड़ेगा, C11 डॉट sort अंडरस्कोर ह्यूमैनिटीज वैल्यूज। मुझे क्या करना है, सॉर्ट वैल्यूज। अगर मुझे वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो मुझे यहाँ सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज टाइप करना है, और अगर मुझे यहाँ इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो मुझे सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स टाइप करना है। तो मुझे सबसे पहले वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, और ये क्योंकि एक फंक्शन है तो मुझे ये दोनों ब्रैकेट्स जो है यहाँ पास करनी पड़ेंगी। अब आप ये कहेंगे कि ये आपने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको डमी आर्ग्यूमेंट्स इसमें दी है, मींस विदाउट पैरामीटर फंक्शन यूज किया। यस, अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देती हूँ, मतलब यहाँ मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग एक्सेप्ट करेगा, मींस हमें जो वैल्यूज रिटर्न करेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में लेगा। और यहाँ पे जो वैल्यूज हमें पास करनी होती हैं वो हमें किस तरह से पास करनी है, असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू या फिर फॉल्स। एक वैल्यू गिवन देनी है हमें यहाँ पे, असेंडिंग के साथ हमें या तो ट्रू देना है या फॉल्स। अगर हम असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू देते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी, और अगर हम फॉल्स देते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होने वाली है। तो आप यहाँ पे, मैं अभी कुछ भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होगी वो यहाँ पे
असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो असेंडिंग आर्गुमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट ट्रू को कंसीडर करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ एंटर प्रेस करती हूँ तो इसने क्या किया, वैल्यूज के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर दिया। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू मेरी 30 थी, 40 थी, 50, ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ही मैंने बाय चांस ही वैल्यूज हमारी इस तरह से थी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C11 डॉट sort अंडरस्कोर वैल्यूज और अब हम पास करते हैं असेंडिंग की यहां पे वैल्यू, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉल्स वैल्यू जब दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है फॉल्स को F कैपिटल टाइप करना है, फॉल्स। ठीक है, तो ये F कैपिटल होना चाहिए, ट्रू का T कैपिटल होना चाहिए। अब आप इसको एंटर कीजिए तो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग को परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, C11 डॉट sort अंडरस्कोर वैल्यूज सॉरी इंडेक्स के अकॉर्डिंग करना है तो आप इंडेक्स टाइप करेंगे, इंडेक्स, और यहाँ पे आप इंडेक्सेस में भी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू असेंडिंग ऑर्डर को ट्रू मान करके चल रहा है। तो कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यूज थी वो कौन सी थी, देखिए पहले मैंने साइंस दिया था, फिर कॉमर्स दिया था और फिर ह्यूमैनिटीज। तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करके रिटर्न किया है। पहले कॉमर्स स्ट्रीम को लिया क्योंकि वो C से स्टार्ट होता है, फिर ह्यूमैनिटीज को कंसीडर किया क्योंकि वो H से स्टार्ट होता है, और फिर इसने साइंस को रिटर्न किया क्योंकि वो S से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी असेंडिंग आर्गुमेंट को पुट करके ट्रू या फॉल्स वैल्यू डाल करके आप अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है ये हमने आपने देखा कि किस तरह से सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन नमपाई एरेज। अब नमपाई एरेज एंड सीरीज ऑब्जेक्ट्स दोनों का डिफरेंस क्या है, नमपाई एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको बता देती हूँ मैं। इसके रिगार्डिंग छोटे छोटे डिफरेंस हैं, जैसे कि आपने नमपाई एरे भी किया हुआ है और आपने अभी सीरीज ऑब्जेक्ट्स में भी वर्क किया, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, नमपाई एरे में जो इंडेक्स होते थे वो क्या थे, वो हमारे 0 से स्टार्ट होते थे, हमेशा इंडेक्सिंग उसमें 0 से स्टार्ट होती थी। कोई भी किसी और तरह की वैल्यू हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करते थे, उसकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग थी वो 0 से ही स्टार्ट होती थी हमेशा। लेकिन सीरीज ऑब्जेक्ट्स के केस में जो इंडेक्सिंग है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें मैंने इंडेक्सिंग को 9 से स्टार्ट किया था, 9, 10, 11 रिस्पेक्टिवली, इस तरह से मैंने वैल्यूज ली थी। तो जरूरी नहीं है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो, या फिर ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है कि इंडेक्सिंग जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ होगी, वो इंडेक्सिंग वैल्यू स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यूज के साथ भी हो सकती है। देन सेकंड डिफरेंस जो है कि नमपाई एरे में जो शेप जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की शेप सेम रहती है तभी आप वेक्टराइज ऑपरेशन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे परफॉर्म कर सकते थे। बट सीरीज ऑब्जेक्ट्स के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि दोनों की शेप डिफरेंट होते हुए भी हम उनपे क्या कर सकते हैं, वेक्टराइज ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस केस में अगर उसको मैचिंग इंडेक्स नहीं मिलते हैं तो वो नैन रिटर्न कर देता है उस पर्टिकुलर वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंग। तो यही दो डिफरेंस हैं आपके किसमें, नमपाई एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट्स में। तो इसके बाद हम डेटा फ्रेम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको कंप्लीट करती हूँ। तो अभी इसको देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी आ रही है।